उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामगढ़, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। पर इस गांव में उतने ही राज छुपे हुए थे। बरसात का मौसम आ चुका था। शाम के समय घने बादल आसमान को ढक चुके थे। हवा में नमी थी और बिजली रह रहकर आकाश को चीरती जा रही थी। मिट्टी से उठती सौंधी महकम मन को सुकून देती थी। लेकिन उसी हवा में एक हल्का सा डर भी तैर रहा था। ऐसा डर जिसे कोई नाम नहीं देता, पर सब जानते हैं कि वो है। गांव में हर तरफ एक अनजान डर का माहौल था। हर कोई अपने अपने घर के अंदर था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना नीम का पेड़। इतना पुराना कि लोग कहते थे उसकी जड़ें जमीन के नीचे किसी रूह के साथ बंधी हुई है, जिसकी छांव तक जाने से लोग कतराते थे। उस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी थीं, कोई नहीं जानता था। लेकिन गांव वालों का मानना था कि उन जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, एक अधूरी आत्मा की पीड़ा भी दबी है। इस साल गांव के बाहर से आने वाला 17 वर्षीय विनय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय गांव में बिताने अपनी दादी के पास आया था। सीधा साधा, लेकिन भीतर से थोड़ा विद्रोही। विनय को इन देहाती बातों में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसे इन पुरानी बातों में एक अजीब सी जिज्ञासा भी होती थी। शाम का समय था, बिजली चमक रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। घर के भीतर मिट्टी की दीवारों के बीच बैठी थी उसकी दादी गोमती देवी। विनय उनके पास बैठा था और तभी वो पुरानी बातों की चर्चा छेड़ बैठा। सच बताओ दादी, गांव के लोग उस नीम के पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? क्या सच में वहाँ कोई भूत है? वो सिर्फ पेड़ नहीं है बेटा, वो एक अधूरी कहानी की याद है, एक चीख है जो कभी पूरी नहीं हुई। तो गांव के हर कोने में किसी न किसी भूत की जो कहानी है, क्या वो सच है? कहानियां नहीं बेटा, ये जले हुए दिलों की राख है जो कभी हवा बनकर बरसात के साथ लौट आती है। मतलब भूत अब बारिश के साथ आते हैं? बरसात की रात वो वक्त है जब छिपे हुए जख्म बहते हैं, और एक आत्मा है जो सिर्फ बारिश में लौटती है, नीम के पेड़ की छांव में। और हाँ बेटा, 8 बजते ही बाहर मत निकलना, और नीम के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। दादी, पेड़ से डर लगता है आप लोगों को। चुड़ैल आएगी क्या वहाँ से उड़कर? कभी कभी जो डरावना लगता है वही सच होता है। ये गांव हंसता है, मगर इसकी हंसी में बहुत चीखें छुपी हैं, और इस गांव में बहुत से ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। और इस गांव की सबसे काली परत उसी नियम की छांव में छुपी है। कौन है वो आत्मा, और लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते? कुछ नाम जबान पर नहीं आते बेटा, क्योंकि उन्हें लेना मौत को बुलावा देना होता है। और हाँ, मेरी बात याद रखना भूलना मत, 8 बजते ही बाहर मत जाना, और उस नियम के पेड़ की तरफ तो हरगिज नहीं। विनय थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन दादी की आंखों में कुछ था जो मजाक नहीं लग रहा था। अब रात 1 बज चुके थे। बारिश जो दिन भर रुकी हुई थी अब तेज हो गई थी। तेज हवाओं के साथ छत की खपरेलें कड़कड़ाने लगी थी। कमरे में जलती मिट्टी की ढिबरी एक कोने में टिमटिमा रही थी। विनय बिस्तर पर लेटा था, नींद अधूरी थी। तभी उसे छत पर कुछ गिरने की आवाज आई, धप धप धप, जिसके बाद छत पर किसी के चलने की आवाज आई, भारी गीले कदमों की तरह। विनय एकदम चौंक गया और फिर एक धीमी परतदार हंसी आई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हंसी दूर नहीं, जैसे कमरे के अंदर से ही आ रही हो। वो बिस्तर से उठकर कांपते पैरों से खिड़की की ओर गया। खिड़की बंद थी, लेकिन उसके शीशे पर 4 उंगलियों के गीले निशान थे अंदर की ओर से, जिससे वो डर गया। उसने चिल्लाकर अपनी दादी को बुलाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसने एक पल के लिए सांस रोक ली, फिर बिस्तर पर गया और रजाई ओढ़ ली। सुबह हुई। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थीं, लेकिन विनय की आंखों में अब भी रात की परछाई थी। तब उसकी दादी ने उसे इस तरह परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों लग रहा है? रात को नींद नहीं आई क्या? दादी, रात को कुछ अजीब हुआ। छत पर कुछ था, एक अजीब सी आवाज आ रही थी जैसे कोई हंस रहा हो, और खिड़की के पास भी कुछ अजीब था। तूने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, समझा? ये बात किसी और से मत कहना। रामगढ़ के कुछ सच चुप रहने में ही भले हैं। लेकिन दादी, चुप। जब पूरा गांव चुप रहता है तो तू क्यों आवाज उठा रहा है? और हाँ, अब उस नियम के पेड़ की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। विनय ने अपनी दादी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। विनय चुप हो गया, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा, और उस रात का डर विनय के मन से नहीं जा रहा था।
दोपहर के समय बारिश थोड़ी थमी थी। गांव अब भी शांत था। विनय के मन में चल रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए उसने फैसला किया कि उसे खुद जाकर देखना होगा, आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। वो घर से चुपचाप निकल गया। गांव की गलियों को पार करता हुआ वो उस पेड़ के पास पहुंचा। नीम का पेड़ वाकई डरावना था। उसकी शाखाएं जमीन तक झूल रही थी। नीचे लाल धागे, टूटी चूड़ियां और सिंदूर बिखरा था, जैसे कोई अधूरी पूजा या टूटी हुई शादी। तभी हवा रुक गई। सभी पत्ते शांत और फिर किसी औरत की धीमी, गहराई से भीगी हुई आवाज आई। क्यों आया है तू? तू भी मुझे झुठलाएगा और मुझे धोखा देगा जैसे सबने दिया। कौन है? कौन बोल रहा है? चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और तभी अचानक एक मरा हुआ पक्षी ऊपर से गिरा, ठीक विनय के सामने। विनय चीखता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर घर आकर उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया और तब उसकी दादी ने उसे डांटा। पर वो जानना चाहता था कि उस पेड़ के पास ऐसा क्या है, इसीलिए उसने अपनी दादी से फिर पूछा। दादी, मुझे बताओ ना, उस पेड़ के पास ऐसा क्या है? सभी वहाँ जाने से इतना क्यों डरते हैं? और वो कौन है जो मुझे डरा रही है? वो किसकी आवाज थी? बेटा, उसका नाम रंभा है, पर अब तू उसके बारे में ना जाने तो ही अच्छा होगा। दादी, सच सच बताओ, कौन थी रंभा? रंभा रामगढ़ की सबसे सुंदर, सबसे मासूम लड़की थी। ठाकुर के बेटे ने उससे झूठा प्यार किया, शादी का वादा किया और फिर सारे गांव के सामने उसे बदनाम कर दिया। गांव वालों ने चुप्पी साध ली, कोई उसकी नहीं सुनता था। उसका नाम बदनाम होता गया और फिर एक बरसात की रात उसने उसी नियम के पेड़ से फांसी लगा ली। मरने से पहले वो चीखी थी, मैं लौटूंगी हर बरसात के साथ जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या अब वो आत्मा बन गई? नहीं बेटा, आत्मा वो नहीं बनी, रंभा इंसाफ बन गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो बरसात में लौटेगी। रात के अंतिम पहर विनय अपने कमरे में सो रहा था। बाहर मौसम फिर खराब होने लगा था। अंधेरे के साथ ही बारिश फिर से शुरू हो गई और बिजली फिर से चमक रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा हो। आवाज बहुत हल्की थी पर एकदम साफ। वो एकदम सीधा होकर बैठा और दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी, बाल बिखरे हुए, साड़ी पहने हुए, चेहरा छुपा हुआ, और एक धीमी आवाज आई। क्या तू भी चुप रहेगा जैसे सब थे? तुम कौन हो? जिसका नाम सबने मिटा दिया, पर जख्म सबके अंदर अब भी जिंदा है। तुम रंभा हो? हाँ, तू पहला नहीं है जो मेरा नाम ले रहा है, पर अब तक कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। तुम चाहती क्या हो मुझसे? कुछ नहीं, बस मेरी बात सुन और भूल मत जाना, मुझे भी इंसान ही समझ, वो नहीं जो गांव वाले कहते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सच सच बताओ। मैं सीधी थी, भोली थी, किसी से प्यार किया, वादा किया था उसने शादी का, सपने दिखाए थे और फिर पूरे गांव के सामने मुझे बदनाम कर दिया। उसने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ और लोग मान गए क्योंकि मैं लड़की थी और वो ठाकुर का बेटा। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो सब कर चुके थे। मैंने बस उस नियम के पेड़ को चुना क्योंकि मुझे लगा वो कम से कम मेरी बात तो सुनेगा। और मरते वक्त मैंने कुछ नहीं मांगा, बस ये कहा मैं लौटूंगी जब जब बारिश होगी और जब जब कोई सच सुनने की हिम्मत करेगा। तुम अब भी यहीं हो? हर साल इसी मौसम में जब हवा में नमी होती है और लोग बंद दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं, मैं लौटती हूँ अपनी आवाज, अपनी कहानी और अपना नाम लेने वाले की तलाश में। तुम मुझे क्यों दिख रही हो? मैंने क्या किया? तू नया है और तेरे अंदर सवाल बाकी हैं। गांव वाले तो अब देखना भी नहीं चाहते, लेकिन तू सुन रहा है, इसीलिए मेरा साया तुझे दिख रहा है। तो आप बाकियों को क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से मेरी कहानी को मिटा दिया है। अब वो सिर्फ डरते हैं, पर सच से नहीं, मेरे नाम से। क्या सच इतना ज्यादा डरावना है? सच कभी डरावना नहीं होता, पर जब सच को दबाया जाता है तब वो डर में बदल जाता है और फिर उसी डर को लोग भूत कहने लगते हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी कहानी बोले, जैसे मैंने महसूस की, जैसे मैंने सहा था, बिना डर के। पर गांव वाले तब भी चुप थे, अब भी चुप है। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू भी चुप रहेगा? नहीं, मैं बोलूंगा, मैं सुनूंगा और बताऊंगा, अगर आप मुझे सच बताओगी तो। कुछ क्षणों तक कोई जवाब नहीं आया। बस कमरे में गीली हवा घूम रही थी और दीवार पर परछाई हल्की हल्की हिल रही थी। तो तुम तैयार रहो, क्योंकि सच हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वो डर की तरह आता है। विनय कुछ बोलने की कोशिश करता है
लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखें बस दीवार की ओर टिकी रहती हैं और जाते जाते रंभा की बस एक आखिरी आवाज आती है, बहुत पास से, जैसे वो कान में फुसफुसा रही हो। तू पहला है जिसने मेरी चीख को कहानी नहीं कहा। मैं फिर लौटूंगी। और अब इसी के साथ परछाई गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। ढेबरी बुझ चुकी है। बारिश अब रुकने लगी थी। पर विनय अभी भी अपनी जगह पर जकड़ा हुआ बैठा था। वो आंखें खोलता है और सामने की दीवार को देखता है, जहां अब कुछ नहीं है, बस एक गीली दीवार और उस पर धीरे धीरे उभरता हुआ एक शब्द शुरुआत।